एमपी एमएलए उसके घर पे माला लेकर उसके पापा को माला पहनाने जो रिक्शा चलाते थे। उनके बाप को यही नहीं समझ में आ रहा साला क्या बवाल कर दिया ये पॉडकास्ट एक बार नहीं कम से कम 10 बार देखोगे तो आपको समझ में आएगा जिंदगी में गोल कैसे बनाए। एक मारुति 800 लेके जा रहा हो, बस इस ट्रैफिक पुलिस को इतना पता हो कि आईपीएस ऑफिसर है ये, या इसका बेटा आईपीएस ऑफिसर है, उसकी गाड़ी को देखेगा नहीं सर। और परिवार को क्या कैसी सपोर्ट करनी चाहिए जो आईएएस के लिए जा रहा बच्चा है। तुम्हारी उम्र उतना एक्सपीरियंस। यस सर। आपने बिजनेस कोच क्यों ढूंढा सर मेरे पास क्यों आया सर, सबसे पहले एक स्टूडेंट को बहरा हो जाना चाहिए जब भी आप गोल डिसाइड करो आईएएस बनने के लिए। ये होता है सर आईएएस की पावर। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत आई है जिन्होंने 100 से ज्यादा चंद्रगुप्त बनाए हैं। आप कहोगे 100 से ज्यादा चंद्रगुप्त कैसे हो सकते हैं? एक चाणक्य था, एक चंद्रगुप्त था, लेकिन ये वो चाणक्य है जिन्होंने 100 चंद्रगुप्त बनाए हैं। ये चाणक्य हैं श्री अजय मिश्रा, जिन्होंने 100 से ज्यादा आईएएस ऑफिसर को कोच किया है यूपीएससी एग्जाम पास करने के लिए। जो कुछ आईएएस बने हैं, कुछ आईपीएस बने हैं, कुछ आईएफएस बने हैं, कुछ आईआरएस बने हैं। तो ये जो काम कर रहे हैं, इनका तजुर्बा बहुत ज़रूरी लगा हमें आपके सामने लाने का, क्योंकि हमारे स्टूडियो में, हमारे चैनल पे आपने देखा होगा कि हम बहुत बड़े बड़े लोगों को नहीं बुलाते जिनके लाखों फॉलोअर हैं। अक्सर यूट्यूबर क्या करते हैं जी, इसके 10 मिलियन फॉलोअर हैं, मेरे 10 मिलियन फॉलोअर हैं, इन्हीं को बुलाओ। हम उन लोगों को बुलाते हैं जिनका तजुर्बा आपके काम का हो, जिनके तजुर्बे से आप सीख सकें और बहुत कुछ नॉलेज ले सकें, ऐसे लोग को बुलाते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है अजय मिश्रा जी आपका शो में। अजय मिश्रा आईएएस दरबार के फाउंडर हैं, जहां से 100 से ज़्यादा स्टूडेंट आईएएस ऑफिसर बने हैं। बहुत अच्छे कोच हैं, बहुत अच्छा कोचिंग सेंटर है इनका। तो आइए इनसे जानते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर बनने के क्या चैलेंजेस हैं, कैसे बनते हैं, क्यों नहीं बन पाते हैं, और बनते हैं तो क्यों बनते हैं, और सक्सेस रेट क्या है, फेलियर रेट क्या है, और ये खुद क्यों आईएएस क्यों नहीं बने। तो पहला सवाल इसी शुरू करते हैं अजय जी कि आप आईएएस तो बने नहीं, अब हम बिजनेस कोच हैं, हमने तो बिजनेस किया, हम तो बहुत बड़े बिजनेस किए, आईपीओ निकाला, हम कर रहे हैं, और आप आईएएस हो नहीं, तो आप कैसे आईएएस सिखाते हो? सर सबसे बड़ी बात है कि दो लोगों से सीखा जाता है। एक तो वो हैं जो सक्सेस हो गए, दूसरे वो हो गए जो फेल हो गए। हमारे साथ क्या हुआ था सर कि जो सक्सेस और फेलियर होते हैं हमारे यहाँ, उनमें मैक्सिमम 10 मार्क्स का अंतर होता है, 10 to 15 मार्क्स। अच्छा, मतलब आपने 2 बार इंटरव्यू फेस किया, इंटरव्यू में आपके 10 मार्क नीचे चले आए तो आप सेलेक्ट नहीं हुए। आपका दोस्त एक लाइन अच्छा बोल दिया इंटरव्यू में, 10 नंबर उसके ज़्यादा हो गए तो वो सेलेक्ट हो गए। अब आपके पास लिमिटेड अटेम्प्ट होते हैं, हमारे ज़माने में 4 अटेम्प्ट हुआ करते थे। तो अब वो एक्सपीरियंस तो मुझे पूरा मिल गया कि सिलेक्शन कैसे लिया जाता है। अच्छा, मुझे ये भी पता चल गया कि वो नंबर मेरे कम क्यों हुए। अगर मैं ये करता तो मैं सेलेक्ट हो गया होता। आज जो बच्चे मेरे अंडर में आते हैं उनको मैं वो गलतियां नहीं करने देता जो मैंने की है। हम लोगों के घर में कोई आईएएस ऑफिसर नहीं होता। जब हम तैयारी करने जाते हैं तो पहली साल जाते हैं तो हमसे एक गलती हो जाती है, फिर हम दूसरी साल जब जाते हैं तो हम पहली वाली गलती नहीं करते, फिर हम दूसरे साल करते हैं दूसरी गलती, क्योंकि कोई देखने वाला तो है नहीं। तो हम तीसरी साल जब जाते हैं तो पहली और दूसरी सही कर लेते हैं, फिर तीसरे साल होती है तीसरी गलती, और इस तरह से कई साल डूब जाते हैं। मैंने कहा कि अगर पहले ही साल किसी बच्चे को अपनी निगरानी में रख लिया जाए और जितनी भी गलतियां होने वाली हैं उसे पहले ही साल सब कुछ एग्जाम से पहले ही करा के ठीक कर दिया जाए और बच्चा एग्जाम में एक भी गलती ना करे, उसे दुनिया की कोई ताकत फेल नहीं कर सकती। तो सर ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा। मैं आपको बताऊं, ऐसे बहुत सारे बच्चे आए मेरे अंडर में जिन्होंने 3 बार इंटरव्यू दिया। एक राहुल गर्ग करके एक बच्चा था, आईआईटी टॉपर। आप जरा सोचो, 50 लाख की नौकरी छोड़ के आया राहुल गर्ग, आईआईटी में सिलेक्शन लेने के बाद भी वो नहीं गया, 3 बार इंटरव्यू दिया। जब चौथी बार मेरे पास आया, आप जरा सोचो कि उसकी हवाइयां उड़ी हुई थी कि आज तक मैं हमेशा टॉपर रहा, ऐसा क्या हो रहा है कि मैं सेलेक्ट नहीं हो पा रहा हूं।
लेकिन सर उसको जैसे ही हमने रखा, हमने टेस्ट किया कि उसके एटीट्यूड में प्रॉब्लम है। जब कोई बार बार फेल होने लगता है तो उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका नीचे जाने लगता है, क्रैश हो जाता है। क्रैश होने लगता है, फिर वो और गलतियां करना शुरू करता है। मैंने उसके एटीट्यूड को टेस्ट किया, उसकी स्ट्रेटजी को एनालाइज किया, उसके मेंस में जो मेंस एग्जाम होता है आंसर राइटिंग को एनालाइज किया, उसकी पूरी स्ट्रेटजी बैठ के जब बनाई, उसी साल वो सेलेक्ट हो गया। तो मुझे ये समझ में आया कि अगर बच्चे को गलती ना करने दिया जाए और उसके एटीट्यूड को करेक्ट कर दिया जाए, वो बच्चा सेलेक्ट होगा सर। और ऐसा नहीं, ममता कांसे का एग्जाम्पल है सर, 4 बार वो बच्ची डॉक्टर थी, सब कुछ प्रैक्टिस छोड़ के आई, राजेंद्र नगर में रही, 4 साल अटेम्प्ट दिया उन्होंने, सारी कोचिंग कर ली, चारों साल फेल होती रही। 5वें साल यह हालत हुई कि घर वालों ने जवाब दे दिया, भाई अब तू नहीं कर सकती, अब तेरी शादी वादी करनी है। रोने लगी, घर वालों ने घर पे रोक लिया। लेकिन कहीं से उनको पता चला मेरे बारे में, वो आती हैं, वो यमुना नगर में रह के तैयारी करती, क्योंकि राजेंद्र नगर उनको घर वाले घुसने नहीं दिए कि भाई आप राजेंद्र नगर में नहीं रह सकते, घर पे रहो। तो घर पे रहकर उन्होंने तैयारी की। मैंने अपना सारा तजुर्बा उनके ऊपर लगा दिया सर। और वो लड़की, आप सोच नहीं सकते सर, वो लड़की की सुसाइड करने की नौबत थी सर। और लड़की उसी साल सेलेक्ट हुई। जरा सोचिए एक बार कि उनके पापा जो कभी उस लड़की को ये कहते थे कि तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी, उन्हीं को जब सिलेक्शन के बाद बैंक में वो जाते हैं, बैंक में सारे कर्मचारी जब उनको देखते हैं और उनको पहचान लेते हैं, न्यूज़पेपर में देखा था उनका फोटो, और पकड़ लेते हैं उनको कि आपकी बेटी इस बार आईएएस ऑफिसर बनी है। सब उनसे पूछने लगते हैं आपने ऐसा क्या किया, आपने कैसा संस्कार दिया, सब उनसे राय मांगने लगते हैं, सब उनको जय जयकार करने लगते हैं। और आज भी उनके पूरे जिले में उनको पहचाना जाता है सिर्फ अपनी बेटी की वजह से। सर वो मेरे पास आए हैं और रोए हैं कि मैंने अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। तो जो बेटी हम लोग सोचते हैं कि जो बेटी हमारा कुछ नहीं कर सकती, इनको शादी करके जाना चाहिए, वही बेटी आपका नाम आसमान में लिख सकती है, लेकिन उसे एक बार मौका दिया जाना चाहिए सर। और ये मैं आपसे कह रहा हूं कि बहुत सारी सी लड़कियां हैं सर। कल मैं पिक्चर देख रहा था रात को, संडे को मूवी देखता हूँ मैं हमेशा, फाइटर ऋतिक रोशन की। तो उसमें दीपिका पादुकोण स्क्वाड्रन लीडर है। तो उसके साथ भी यही हुआ कि बाप ने कहा लड़कियां एयरफोर्स नहीं जाती, तो उसको बेदखल कर दिया कि तो मेरी बेटी नहीं हो, और वो आईएएस बनी वहाँ पर। और बाद में जब बाप मिलने आता है तो रोता है उसके सामने कि मुझे माफ़ कर दो। तो ये सही कह रहे हो आपके, लड़कियों के लिए कई पेरेंट्स ये सोचते हैं कि तो शादी करना चाहिए, किचन में रहना चाहिए। सर उन पेरेंट्स के बारे में आपको बताता हूँ, पेरेंट्स की प्रॉब्लम क्या है। पेरेंट्स बेचारे चाहते हैं उनकी बेटी पढ़े। जो सोसाइटी के लोग होते हैं ना सर, ये उनका जीना हराम कर देते हैं कि बेटी को दिल्ली भेज रहे हो, लौट के नहीं आई तो क्या होगा। वहीं पर एक लड़की गई थी, उसका आईएएस में सिलेक्शन नहीं हुआ, वहीं किसी लड़के के साथ भाग गई। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देंगे कि जो पेरेंट्स होते हैं डर जाते हैं, तो वो बच्चे को भेजते नहीं, बेटे को भेज देते हैं, बेटी को नहीं भेजते। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं ना सर कि लड़कियां इतना शार्प माइंड होती हैं कि अगर उनको एक मौका दिया जाए, अक्सर टॉपर वो बन रही हैं, टॉप 5 में देखा जाए वो जरूर रहेंगी। तो अगर मैंने देखा उनका फोकस बड़ा अच्छा है, उनका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है सर। और उनका एक चुनौती होती कि अगर वो 3-4 साल में नहीं बनी तो उनके घर वाले उसके बाद साथ नहीं देंगे सर। हाँ, वो तो कहेंगे मैंने पहले कहा था, तो लड़कियां बनती नहीं है, तुम बनोगी नहीं, क्यों गई। और आज मैं आपको बताऊं, मेरे अंडर में ऐसी बहुत सी लड़कियां शादीशुदा हैं, जिनके हस्बैंड मुझसे बात करते हैं, बड़े सपोर्टिव पहले होते हैं, कहते हैं कि भाई तुझे आईएएस बनना है। जब वो लड़की पढ़ना शुरू करती है, कुछ दिन बाद उसका दोस्त कहता है कि भाई तू सुन, जिस दिन आईएएस ऑफिसर बनी ना, तेरे को लात मारेगी और किसी और के साथ चली जाएगी। सर वो 2 महीने बाद वही पति जो अपनी पत्नी को एडमिशन कराता है, वही कहता है तू कोचिंग नहीं करेगी, तू क्लास नहीं करेगी, तुझे आईएएस नहीं बनना है। और वो लड़की रोती है, कहती है एक बार बात कर लीजिए सर इनसे। वो मुझसे बात भी नहीं करते, उन्होंने एडमिशन कराया उसका, कहती किसी दोस्त ने इनको बोल दिया। तो कुछ ऐसा केस सोसाइटी में जब हो जाता है तो सभी लोग सोचते हैं कि उनके साथ ऐसा ही होने वाला है, सब नेगेटिव थिंकिंग वाले। अब वो लड़की कितना स्ट्रगल कर रही है, लेकिन सर जब वो लड़की एडमिशन ले लेती है, मैंने उसको एक ही चीज बोला कि अगर तेरे साथ ये हो रहा है, यही है तेरी परीक्षा। एक बात बताइए सर, एक जिले का मालिक बनना है इस लड़की को, 50 लाख लोग होते हैं जिले में। ईश्वर इतना बेवकूफ नहीं है कि तुम्हें हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने वाले को पोस्ट दे दे, 50 लाख की लोगों की जिंदगी का रखवाला बना दे। ऐसा नहीं करता वो आपके खिलाफ उनको खड़ा कर देगा जो आपके सपोर्टर थे,
वो आपके खिलाफ उनको खड़ा कर देता है जो आपकी खिलाफत कभी किसी ने नहीं किया। सारी परीक्षा आपके आसपास लेने लगते हैं वो लोग जो आपसे कभी बहुत प्यार करते थे। आपको सबको रौंदना होता है। वाह, क्या बात है। आपको हर एक इंसान को दिखाना होता है कि तेरे अंदर कलेक्टर बनने की काबिलियत है। जितने भी लोग आपके आसपास निगेटिव बातें करते हैं ना सर, कोई आईएएस ऑफिसर नहीं होता। अगर आपके अंदर काबिलियत है, उनको मैनेज करके दिखाओ, उनसे लड़ के दिखाओ। अगर तुम जीत सकी तो आईएएस बनोगे, और नहीं जीत सकी तो जहां आए हो वहीं लौट जाओगे। सर, कॉन्फिडेंस कौन गिराता है? अपने साथ के लोग, अपने दोस्त, अपने घर वाले। जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं, एक साल बाद छोड़ क्यों देते हैं? क्या रीजन होता होगा? अपना दिमाग जवाब दे देता है। जब साथ में देखते हैं लोग 5 सालों से तैयारी करें, नहीं हो रहा है ना, तो लड़का सोचता है ये भैया 3 बार से इंटरव्यू दे रहे, इनका नहीं हो रहा है, मेरा कैसे होगा? हार मान गया। युद्ध में पार्टिसिपेट किए पहले ही सर, लड़ने से पहले ही हार मान गया अर्जुन। अब उस समय कोई कृष्ण चाहिए सर, जो उस अर्जुन को बोले कि उठा धनुष, फिर से लड़। पर ये जो आप इतना बढ़िया बोल रहे हो कैमरे के सामने में, तो ऐसा लग रहा है जैसे अमिताभ बच्चन बोल रहा है। और सामने मैं तुम्हें जानता हूँ, अभी थोड़ा टाइम हुआ है मिले, इतने इंट्रोवर्ट बात नहीं निकलती मुंह से। तो ये कैमरे के सामने कौन सा रूप आ रहा है? सर, कैमरे के सामने एक गुरु बोल रहा है, और जो आप जानते हैं सर वो आपका शिष्य है। तो गुरु के सामने मैं क्या बोलूंगा सर? अभी मैं जिसके लिए बोल रहा हूं वो मेरे शिष्य है। अगर मैं उनको सही गाइडलाइन नहीं दिया सर, तो ये सपना उनका नहीं है सिर्फ सर। जो ये बच्चे यहाँ देख रहे हैं मुझे, ये सिर्फ उनका सपना नहीं है सर, उनके पापा का सपना है, उनकी माँ का सपना है, उनके भाई बहनों का सपना है। अगर ये लड़का आज फेल हुआ तो इसके भाई बहन डर जाएंगे, वो कभी बड़ा सपना नहीं देखेंगे। अगर ये लड़का डर गया, ये लड़की डर गई, तो इसका बच्चा भी डरेगा। उसको हिम्मत नहीं होगी कि आईएएस की तैयारी वो करे। लेकिन अगर ये लड़ा और ये जीता तो इसका बेटा भी जीतेगा सर, क्योंकि जिसका बाप आईएएस ऑफिसर होता है, जिसकी माँ आईएएस ऑफिसर होती है, वो लड़का आईएएस एग्जाम से नहीं डरता सर। हाँ, जैसे डॉक्टर का बेटा बन देगा तब तब डॉक्टर बन जाता है। और हम बिजनेसमैन के बेटे को बोलो डॉक्टर का, रहने दो यार, बहुत मेहनत है, अब नहीं करेंगे। तो वैसे मैं सर इंट्रोवर्ट सच में हूं। मैं आपको बताऊं कि अगर मुझे घर में छोड़ दिया जाए 3 दिन 4 दिन, मैं घर से निकलूं ना, किसी से कोई बात ना करूं, एक कॉल ना करूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 10-12 घंटे बैठ के सिर्फ सोच सकता हूं सर। मुझे कुछ मतलब, मैं आई डोंट डू एनीथिंग, आई कैन सिट आइडल एंड आई कैन जस्ट थिंक। मुझे कोई ना मिले, एक कोरोना के टाइम पे मुझे 3 महीने कोई नहीं मिला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। 3 महीने कैसे बीत गए, मैं सीढ़ी पर नहीं उतरा सर, और मैं काम करता रहा बिल्कुल इंट्रोवर्ट होके। हाँ, जब मैं निकलता हूं सामने तो फिर खुल के बोलता हूं। थोड़ा पीछे चलते हैं। आपने बोला आप आईएएस नहीं क्लियर कर पाए, फेल हुए, और वही उसने आपने आपने स्ट्रेंथ बना ली। और आपने सही कहा कि उससे सीखो जो बहुत कुछ कर चुका हो, उससे सीखो जो फेल हो चुका हो। और मैं तो दोनों हो चुका हूँ। मैं जीरो से हीरो बना, हीरो से जीरो बना, जीरो से फिर हीरो बना, और अब आगे चल रही गाड़ी। तो मेरे पास तो बहुत सारा तजुर्बा हो गया। तो फेल होने का आपकी जिंदगी पे असर क्या पड़ा उस टाइम? क्या घर वालों पे, गांव वालों पे, रिश्तेदारों में क्या फेस करना? क्योंकि फेलियर के बाद बहुत मार पड़ती है, अंदरूनी भी बाहर से भी। सर, ये बड़ा दुखद है, क्योंकि बचपन से मेरे पापा कहते थे, अज्जू कहते थे, बड़े प्यार से मुझे कहते थे, अज्जू एक दिन आईएएस ऑफिसर बनेगा। उन्होंने मुझे जब उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद मुझसे पूछा कि तुम जिंदगी में क्या करना चाहते हो, उन्होंने मुझसे ये नहीं थोपा, नहीं कभी उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करना चाहते हो। और जब मैंने उनसे बोला कि मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, तो उनके चेहरे की जो स्माइल थी वो आज भी मुझे याद है, क्योंकि उनको लग रहा था कि वाह, यही मैं चाह रहा था। लेकिन जब मैं तैयारी करने जाता हूं सर, तो घर में तो कोई आईएएस ऑफिसर है, अब आपको पता नहीं कि कैसे करना है। तब कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं थे क्या? कोचिंग थे, लेकिन कोचिंग तो होता ये है सर कि आप क्लास शुरू कर दिए, क्लास में हिस्ट्री चल रही है, ज्योग्राफी चल रही है, पॉलिटी चल रही है, सबको लग रहा होता है ये हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने से आप आईएएस बन जाओगे। गाइडेंस नहीं होती सर, सबको लगता है ये गाइडेंस है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, मेरी पर्सनालिटी भारत के छोड़िए पूरे विश्व में सबसे यूनिक है कि नहीं है? बिल्कुल, हर एक की है। मेरा बैकग्राउंड पूरे विश्व में सबसे अलग है। हाँ। मेरा अंडरस्टैंडिंग लेवल पूरे विश्व में सबसे अलग है। मेरी राइटिंग स्किल सबसे अलग है। लेकिन कोचिंग में सबको एक जैसी स्ट्रेटजी सिखाई जाती है। सर, अगर मेरी पर्सनालिटी अलग है, मेरा बैकग्राउंड अलग है, मेरा अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग है, मेरी राइटिंग स्किल अलग है,
मेरी स्ट्रेटजी सबसे अलग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ठीक कह रहे हो, बिल्कुल अलग होनी चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप इंस्टीट्यूट में जाते हो तो आपको गुरु ढूंढना है जो आपकी पर्सनालिटी, आपका बैकग्राउंड, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल, आपकी राइटिंग स्किल, आपकी कैपेसिटी टू फोकस, इसके आधार पे आपकी स्ट्रेटजी अगर बना दे सर, फेल ही नहीं होगा बच्चा, मैं लिखित में देने को तैयार हूं। ओके, तो इस पे आते हैं अभी, लेकिन मेरा सवाल जो था ओरिजिनल के फिर पापा का सपना पूरा हुआ नहीं, तो आपके साथ क्या गुजरी जब फेल हुए? सर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ पापा का ही सपना नहीं था। मेरे माँ के पेंशन लेकर के मैं पढ़ाई करता था दिल्ली में, और मेरे घर वाले, मेरे भैया चाहते थे, पहले मैं इलाहाबाद में था, मेरे पापा की डेथ के बाद मुझे दिल्ली भेजा गया। दिल्ली में आकर के मैंने एक बड़ी सी कोचिंग ज्वाइन की, जुनून, पागलपन। लेकिन मैं आपसे एक बात बताता हूँ, जो दिशा आपको, जिस दिशा में जाना है, अगर आपको पता नहीं और गलत दिशा में आप कितनी भी तेज चलो, दिल्ली से जयपुर वाली रोड पे आप 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी मर्सिडीज दौड़ाइए, लेकिन आप जाना चाहते हो चंडीगढ़, कभी भी आप चंडीगढ़ पहुंचेंगे क्या? सेम चीज है यहां पे यूपीएससी की तैयारी करने वाले को, 14 घंटे पढ़ रहा है सर, वो गलत दिशा में, इसलिए वो कभी सिलेक्ट नहीं होता। और वही मैंने किया। तो जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं कंफ्यूज हो गया, सर हुआ क्या ये? और तब सर मैं आज आपको बता रहा हूं, उसका असर ये हुआ कि मेरे गांव से आज तक जो एग्जाम्पल था मैं कि मैं अपने गांव में सबसे पढ़ने वाला बच्चा हूं, आज तक एक भी इंसान दोबारा आईएएस की तैयारी करने नहीं आया। आज एग्जाम्पल क्या दिया जाता है कि देख वो अजय टॉपर था, वो नहीं बना तो तू क्या बनेगा? मेरे बच्चों एक बात याद रखना, या तो आप अच्छा एग्जाम्पल बनोगे, या तो आप बुरा बनोगे जरूर। बनोगे जरूर, या तो आप लोगों की उम्मीद बनोगे, या फिर लोगों की हार का कारण। आपको आप चॉइस चुननी है। लड़ मरो इस गोल के लिए, मैं आपको सिर्फ कह रहा हूं, लड़ मरो। हजारों लोग खड़े हैं आपको रोल मॉडल बनाने के लिए, इसलिए उनके लिए लड़ो। यही सर मेरी गुजारिश है हर एक बच्चे से जो भी ये देख रहा होगा। अच्छा, अब आपने कहा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट एक तरीके से फैक्ट्री है, जैसे एक तरह की कार बनती है सब वहां पे एक असेंबली लाइन पे, आप क्या ऐसा क्या डिफरेंट है आप करो, तो वो इतनी पर्सनलाइज अटेंशन कैसे दे पाते हो आप? मैं आपको बताता हूं सर प्रोसेस क्या है। हमारे यहाँ जो प्रोसेस है उसको 3 लेवल पे लेके जाते हैं। पहला लेवल है जो सारी कोचिंग में होता है, हमारा एक कोर्स होता है, सारे फैकल्टी जाते हैं, लगभग 15 कोचिंग टीचर्स हैं, वो आते हैं पढ़ाते हैं। सारी कोचिंग में ये सब होता है सर, नोट्स देते हैं, किताबें देते हैं। लेकिन मैं अपने बच्चों से एक बात बोलता हूँ, इसके लिए मेरे यहाँ मत आना, इससे सिलेक्शन नहीं होगा सर। इसका मेरा सेकंड लेवल आता है, इसको कहते हैं ट्रेनिंग। सर लोग कहते हैं कि आईएएस वो बनता है जो स्मार्ट होता है, पता कैसे चलेगा स्मार्ट कौन है? हमारी जो ट्रेनिंग होती है, जो सेकंड लेवल पे होती है, जिसमें मैं पर्सनली इन्वॉल्व होता हूं, मैं वहां पे ऐसे मेथड्स और टेक्निक सिखाता हूं कि अगर 50% सिर्फ सिलेबस खत्म हो, सिर्फ 50%, और उस बच्चे को वो टेक्निक्स और मेथड्स उसको शार्पन कर दिया जाए, वो बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट होगा सर। हम बच्चे को आंसर राइटिंग ट्रेनिंग देते हैं ऐसी कि जो लोग पिछले 5 सालों से तैयारी कर रहे हैं उनको ये बच्चा बीट कर सकता है अगले 6 महीने की ट्रेनिंग में सर, चाहे वो उसका 50% सिलेबस क्यों ना हो। इसको कहते हैं सी पैट ट्रेनिंग, सी मैट ट्रेनिंग, सी ए ट्रेनिंग। 3 ट्रेनिंग होती है हमारे यहाँ। इसके बाद होती है हमारे यहाँ सुपरविजन। लोग कहते हैं मेंटरशिप, मेंटरशिप बकवास है सर। आज जो मेंटरशिप चल रहा है जिसमें लोग जाते हैं डाउट पूछ लेते हैं, ये बकवास है सर। बच्चे को डाउट आता ही नहीं है, उसको लग रहा होता है मैं सही जा रहा हूं। हमारे यहाँ निगरानी होती है, यानी हमारे ट्रेनर्स कॉल करते हैं बच्चे को, भाई तू एक बात बता, तू आज दिन भर क्या पढ़ाई किया? अब बच्चा कहता है मैंने ये पढ़ाई की, ये पढ़ाई है, उसको लगता है सब सही जा रहा है। हमारा ट्रेनर, तू गलत दिशा में जा रहा है, ये नहीं होता भाई, तू इसको ऐसे पढ़। तू एक दिन में 2 जीएस पेपर ज्यादा नहीं पढ़ सकता, वो 5 पढ़ रहा है, तो आंसर राइटिंग क्यों नहीं सोच रहा हूं? बच्चा कहता है सर सिलेबस जब खत्म हो जाएगा तब हम आंसर राइटिंग करेंगे। हमारा ट्रेनर बोलता ना, तू आज से शुरू कर, क्योंकि 1 साल लग जाएगा तेरे को समझने में, सीखने में। आज से शुरू कर। हम उसे आज से अवेयर रखते हैं कि आज से अगर तू गलती नहीं करेगा, तू जो 5वें अटेम्प्ट में सीखने वाला है, अगर तुझे मैं पहले में सिखा दूं तो तू पहले अटेम्प्ट में सीखेगा। अगर बच्चा बाकी लोगों से मिल रहा है जो पिछले 5 सालों से तैयारी कर रहे हैं, हमें पता है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरने वाला है, हमें पता है उसके एटीट्यूड में प्रॉब्लम होने वाली है सर। 2 तरह के सर, मैं 500 फेल्ड लोगों पर रिसर्च कर चुका हूं, 500 फेल्ड लोग, और उनमें सबसे मेजर कारण जो फेल होने का था
वो था फेलियर एटीट्यूड। सर इसकी लिस्ट हमने बना रखी है, हर एक बच्चे को लिस्ट पता है कि ये एटीट्यूड तेरे अंदर आना नहीं चाहिए, और टॉपर्स एटीट्यूड बना के रखा है, यही एटीट्यूड तेरे को सेलेक्ट कराएगा। लिस्ट दे दिए सर, हर दिन हर बच्चा यही चेक करेगा कि उसके अंदर अगर फेलियर एटीट्यूड आ रहा है वो फेल होगा। हम उसके अंदर अगर फेलियर एटीट्यूड ना आने दें वो बच्चा फेल नहीं होता सर, लिस्ट पहले दिन से उसको पता होता है। एग्जाम्पल बताएंगे फेलियर एटीट्यूड क्या होता है, सक्सेस एक दो। राइट, फेलियर एटीट्यूड जिस भी बच्चे के अंदर होगा वो अपनी काबिलियत पर शक करने लगेगा। अच्छा, पहली चीज, जिस दिन किसी बच्चे को ये एहसास होने लगा कि ये एग्जाम उसके बस की बात नहीं है तो क्या गया सर, ये फेलियर एटीट्यूड है। कॉन्फिडेंस। और पूरी सोसाइटी के लोग यही काम उनका मेन है, हर एक बंदा एक ही चीज बोलता है, सुन भाई वो देख वो रामकलिया का बेटा गया था, 4 साल रगड़ गया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ए बेटा पहले कुछ छोटा मोटा कर ले, अगर एक आदमी बोलता है तो चल जाता है, लेकिन सब चारों तरफ अगर यही सुनने लगे वो बच्चा, तो एक दिन उसको अपनी काबिलियत पे शक होने लगता है, और उस समय मेरी ट्रेनिंग काम आती है। मैं अपने बच्चे को बोलता हूं, पहले दिन आज भी बोल रहा हूं, आपको भी अगर सुन रहे हो, बहरे हो जाओ, किसी की बात मत सुनो। सर एक रिक्शे वाले का बेटा गोविंद जायसवाल फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुआ। 12th फेल मूवी तो आपने सुना ही होगा। हाँ। मनोज शर्मा सर 9th क्लास में 3rd डिवीजन, 10th क्लास में 3rd डिवीजन, 12th क्लास में 4 सब्जेक्ट में फेल। ऐसा इंसान अगर आईपीएस ऑफिसर बनता है तो तुम क्यों नहीं। सर अनुराग कुमार 12th में फेल हुआ, ग्रेजुएशन में 2 बार बैक पेपर आ गया। सर ऐसा लड़का अगर आईएएस बना तो तुम क्यों नहीं। मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, दोनों आंखों से अंधी प्रांजल पाटिल सर, जिसको लोग कहते थे जिंदगी में कुछ नहीं करेगी, कौन इसका खर्चा चलाएगा, कौन इसे शादी करेगा, वो लड़की फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस बनी सर, केरल में कलेक्टर बनी सर। जो रिश्तेदार ये कहते थे कि जिंदगी में इसका खर्चा कौन चलाएगा, आज वही रिश्तेदार उसके ऊपर गुरूर करते हैं सर। सर सूरज तिवारी दोनों पैर नहीं है सर, एक हाथ कट गया, इसको भी इच्छा थी अपने पापा का नाम आसमान में लिखने की सर। लोग कहते थे उसके बाप से कि जब तक तुम हो तब तक तो खर्चा चला दोगे इसका, जब आप मर जाओगे तो कौन देखेगा इसके। सूरज तिवारी के दिल पे क्या असर होता होगा कभी सोचा है आपने सर। लेकिन सूरज तिवारी भी एक बेटा था जो अपने पापा का नाम आसमान में लिखना चाहता था सर, और उसने एक दिन प्रण लिया कि मैं कुछ करूंगा, और वो लड़का आईएएस बनता है सर, जिससे दुनिया के लोग कहते हैं सबसे टफ एग्जाम, दोनों पैर नहीं एक हाथ नहीं, उस इंसान ने इस एग्जाम को चीर के रख दिया। लेकिन हमको डर लगता है, सारे हाथ पांव सही सलामत, खोपड़ी सही सलामत, अच्छे खासे टॉपर, लेकिन डर लगता है सर, अपनी काबिलियत पे शक होता है सर। दिस इज कॉल्ड फेलियर एटीट्यूड। ये फर्स्ट अटेम्प्ट में आ जाए, सेकंड अटेम्प्ट में आ जाए, थर्ड अटेम्प्ट में आ जाए, खत्म। आपको पता है सर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, दिल्ली में आते हैं, आईएएस की कोचिंग करते हैं और एग्जाम देते हैं पीसीएस का। क्यों? पीसीएस क्या होता है? पीसीएस सर स्टेट लेवल की सर्विस होती है। अच्छा, क्यों? पूरी जिंदगी एक पीसीएस ऑफिसर सर बूढ़ा हो जाता है तब वो आईएएस बनता है। 53-54 साल में वो डीएम बन सकता है, वो भी तो शायद ना बने, और ये आईएएस ऑफिसर अगले 8 साल में किसी जिले का डीएम बनता है सर। लेकिन डर के मारे, क्योंकि उसके आसपास के लोग, उसके चाचा ताऊ फूफा, उसके दोस्त कहते हैं भाई आईएएस बहुत टफ है सर, अपनी काबिलियत पे शक करवा देते हैं बच्चे को। हम ये नहीं होने देते सर, हमारा बच्चे के ऊपर अपनी काबिलियत पे शक नहीं होता। और फेलियर एप्टीट्यूड के ये फेलियर था सर। हाँ, और टॉपर्स एटीट्यूड हम बता रहे हैं आपको, सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैं हर बात एक ही चीज बोलता हूं अपने बच्चे से कि हमेशा उन लोगों का एग्जाम्पल अपने सामने रखना जो सेलेक्ट हुए हैं। फेलियर एटीट्यूड वाला दिन भर अपने फेल होने के बारे में सोचता है। पता है उसके मन में ख्याल बताता हूं, अगर आपके मन में भी आ रहा हो मेरे बच्चों, ख्याल क्या आता है, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मैं इतना पैसा लगाऊं, इतने साल लगाऊं, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। सर ये मैसेज उसके दिमाग में लगातार चल रहा होता है। जो इंसान दिन भर अपने फेल होने के बारे में सोचता हो, उसे भगवान भी आईएएस टॉपर नहीं बना सकता सर। मेरे बच्चे को मैं क्या कहता हूं, सुन सूरज तिवारी, उसके दोनों पैर नहीं थे, एक हाथ नहीं, वो बना ना, तू क्यों नहीं बन सकता? प्रांजल पाटिल बनी ना, दोनों आंखें नहीं, तो तू क्यों नहीं बन सकता? सविता प्रधान सर, ससुराल में उसको प्रताड़ित किया जाता है, 4-4 दिन की बासी रोटियां दी जाती हैं, सुसाइड करने की नौबत आ जाती है सर। वो
खड़ी होती है टेबल पे, फांसी लगा रही होती है, उसकी सांस आती है उधर से, वो खिड़की से देखती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस लड़की ने देखा मेरी सांस देख के जा रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं फांसी लगाने जा रही हूं, इन लोगों की वजह से मैं मरूंगी। नहीं, वो अपने दोनों बच्चों को लेकर के मायके आती है। सर कौन बोलेगा ऐसी लड़की आईएएस बनेगी? वो लड़की 3rd ईयर करती है, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है, यूपीएससी को चुनौती देती है और फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को निकाल लेती है। ऐसी लड़की एग्जाम को निकाल ले, लेकिन आपको डर लग रहा है क्यों? लड़ मरो, सही दिशा होगी तो जरूर होगा सिलेक्शन सर, और सही दिशा मैं दे रहा हूं सर, कैसे नहीं बच्चा सेलेक्ट होगा? तो ये सर टॉपर्स एटीट्यूड का ये नजारा था। अगर बच्चे के अंदर भरोसा है, सर आपको एक बात बताता हूं, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द बिगेस्ट थिंग। एक आईआईटी टॉपर 50 लाख की नौकरी छोड़ देता है। गौरव अग्रवाल आईआईटीएन था, आईआईएम अहमदाबाद से सर 1.5 करोड़ का पैकेज लेके सिंगापुर जाता है। लेकिन एक दिन उसको लगता है नहीं, ये पावर नहीं दे रहा है, ये रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। वो अपने पापा से बोलता है मुझे आईएएस की तैयारी करनी है। 1.5 करोड़ की नौकरी लात मार के दिल्ली आता है, तैयारी करता है, ऑल इंडिया रैंक 1 लाता है मेरे बच्चों, मेरे सर। तो ये जो बच्चे हैं मेरे, इनको मैं बताना चाहता हूं 1.5 करोड़ की नौकरी छोड़ने के लिए करेज चाहिए सर, करेज। हाँ, जिगरा चाहिए। जहां पे लोग सेलेक्ट नहीं हो रहे 5-5 साल, 1.5 करोड़ की नौकरी छोड़ क्यों आ जाए? क्योंकि उसको अपनी काबिलियत पे भरोसा है। जब सारी दुनिया कहती है मत छोड़, मत छोड़, मत कर, लोग सेलेक्ट नहीं हो रहे, गौरव अग्रवाल कहता है मैं चीर के रख दूंगा यूपीएससी को। सर ये जज्बा जिस दिन आ गया ना, जिस दिन ये जिद आ गई, सर जिद्दी होते, मैं आपको और बता दूं, जितने टॉपर थे जिद्दी थे। सुनील धनवंता करके एक स्टूडेंट मेरे पास आता है सर, कहता है उसका हमेशा 650 रैंक आती थी, वो आईपीएस था मणिपुर में। बैठता है मेरे पास और कहता है सर आपको पता है इस बार मैं अंडर 100 लेके आऊंगा, आपके सामने मैं प्रॉमिस करके जा रहा हूं, मैं जिद्दी हूं। जब वो गया तो मैंने, बगल में सर बैठे थे, मैंने बोला सर ये चीर देगा यूपीएससी को, मैं कह रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर है टॉपर्स एटीट्यूड। और सर वो उसी साल रैंक 22 लेके आया और आज आईएएस ऑफिसर है। मैं सर आपको बता रहा हूं ना कि आप कुछ दिन बच्चों को मैं अपने अंडर में रख लूं, कुछ दिन, मुझे पता चल जाता है ये बच्चा सेलेक्ट होगा, लेकिन कुछ ही दिन में ये भी पता चल जाता है कि ये बच्चा सेलेक्ट नहीं तो जब ये पता चलता है कि सिलेक्ट नहीं होगा, उसको कुछ नहीं ऐसा इंजेक्शन मोटिवेशन का लगा, वही चलता है सर, वही चलता है। वो चेंज होता है, कुछ नहीं चेंज होता है सर, होता है, चेंज होता है, बदलाव आता है। मैं आपको बताता हूँ उसका तगड़ा चीज क्या है। जितने भी लोग हैं सर, मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल अनिमेश प्रधान का। अनिमेश प्रधान एक बीटेक करके, उसके पापा की डेथ हो गई 11th क्लास में, तो मम्मी संभालती थी पूरा परिवार। जब वो बीटेक करके आया तो उसने सोचा मैं 3-4 साल जॉब करूंगा और उसके बाद में आईएएस की तैयारी करूंगा, मम्मी मेरी चाहती है मैं आईएएस ऑफिसर हूं। वो लड़का मौज मस्ती करने लगा, बोला यार ठीक है आईएएस होगा जब देखा जाएगा। लेकिन अचानक एक दिन उसको पता चला कि उसकी माता जी को 4th स्टेज का कैंसर है और अगले 1-1.5 साल में वो मरने वाली। जॉब छोड़ नहीं सकता था सर, वो जॉब छोड़ नहीं सकता था क्योंकि माँ का इलाज कराना, और बाप तो मर ही गया, अब माँ भी जा रही है, क्या उसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उस दिन उसने बोला ना, मैं अपनी माँ के मरने से पहले आईएएस ऑफिसर बन के दिखाऊंगा। और सर वो लड़ मरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सर, 8 घंटे की नौकरी करते हुए, सिर्फ 6-7 घंटे की पढ़ाई करते हुए वो लड़का ऑल इंडिया 2nd रैंक लेके आता है। इसे कहते हैं जिद। जिस दिन बच्चा जिद्दी हो गया ना सर कि मैं जब तक फोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, उसको कोई नहीं रोक सकता सर। तो आप जब फेल हुए और गांव से आपके कोई दूसरा आईएएस कभी नहीं आया, आप एक फेलियर एग्जाम्पल बने, तो पापा ने क्या कहा, मम्मी ने क्या कहा, आप पे क्या बीती, और फिर ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई कि चलो मैं तो नहीं बन पाया, मैं लोगों को बनाऊंगा? सर मेरे पापा की तो डेथ हो गई थी 2003 में। मैंने एग्जाम देना ही शुरू किया था, एक अटेम्प्ट दिया था, तभी उनकी डेथ हो गई। लेकिन जो मेरी माँ थी वो चाहती थी मैं पीसीएस ऑफिसर बनूं। ऑफिसर तो आप बन जाओगे सर, मेरा पीसीएस बनने का मन ही नहीं किया। आईएएस के अलावा मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं जितने पीसीएस देता सब निकलते जाते थे। किसी का मेंस छोड़ के भागा, किसी का इंटरव्यू छोड़ के भागा, मन ही नहीं किया। बस एक ही चीज मन किया कि यार जो सपना लोग
आईएएस ऑफिसर बनने का लोग आ रहे हैं, इनको गलती नहीं करने देना है। और सर मैं आपको बताऊं, मैंने एनजीओ चलाए, मैंने प्लेसमेंट सेल चलाए, मैंने अपना पब्लिकेशन हाउस चलाया, मैंने सब कुछ किया, कहीं सेटिस्फेक्शन मिला ही नहीं। लास्ट में जब मैं इस फील्ड में फिर से आया लौट के ना, ऐसे लगा जैसे जन्नत में पहुंच गया सर। ये आपकी कॉलिंग लगा के मेरे सर मैं आपको बता रहा हूं, आज मैं अपने बच्चे को घंटों बैठ सकता हूं उसके साथ। मेरी वाइफ मुझे रोकती है, मेरे एम्प्लॉयज कहते हैं सर प्लीज आप थोड़ा संभल जाओ। सर मेरे पार्टनर ने सर पूरा कोचिंग बंद करवा दिया, स्टेप अप आईएएस के नाम से हमारा चलता था, सिर्फ इस वजह से कि यार तुम बच्चों के साथ घुस जाते हो, बिजनेस को नुकसान करते। सर मैं पागल हूं अपने बच्चों के लिए, मैं मर मिटूंगा उनके लिए। और एक ही चीज मैं कहता हूं उनसे, तू एक बार मेरे पास आ जा, मैं तेरे को सिलेक्शन तक नहीं छोड़ूंगा। मुझे दोबारा फीस भी नहीं चाहिए होती है सर, सिलेक्शन लेके जा, बस छोड़ियो मत मेरे को, क्योंकि ये सपना सिर्फ तुम्हारा नहीं है। मैं जब किसी को बच्चे को गाइड कर रहा होता हूं ना सर, मैं जानता हूं ये सपना सिर्फ उसका नहीं है। अगर ये हारा तो इसका पापा हारेगा, इसकी मां हारेगी, इसके भाई बहन हारेंगे, इसका पूरा गांव हारेगा, इसके पूरे रिश्तेदार हारेंगे, इसके हजारों लोग हारेंगे जो इसके पीछे हैं खड़े। और इसलिए वो एक आदमी मुझे नहीं दिख रहा होता है, उसके पीछे हजार आदमी दिख रहे होते हैं सर। मैं उसको कैसे हारने दूं सर, इसलिए मैं उसको छोड़ता ही नहीं। वही मुझे छोड़ देता डर के मारे, तो मैं क्या करूं। तो अंदाजन ये यूपीएससी एग्जाम साल में कितनी बार होता है? एक बार सर, साल में एक बार होता है। लगभग 800-900 पोस्ट निकलती हैं, कभी 1000 निकलती हैं। अच्छा। और इसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, आईआरएस से लिस्ट बनी हुई है, जिसमें सबसे टॉप पोस्ट मानी जाती है आईएएस, जो एक डीएम बनता है। आईपीएस, ये दोनों ऑल इंडिया पब्लिक सर्विस है सर, ये आपको पब्लिक के बीच में जाना होता है, बाकी पब्लिक के बीच में नहीं जाते। आईएफएस ऑफिसर आप बनते हो, फॉरेन में आप डिप्लोमेट बनते हो। आप आईआरएस बनते हो, आप इनकम टैक्स कमिश्नर बनते हो, जीएसटी कमिश्नर बनते हो, तो आप पब्लिक के बीच में नहीं जाते हो। जो आईएएस होता है ये पब्लिक के बीच में जाता है, ये डीएम बनता है। ये असली पावर जो फील करता है वो आईएएस और आईपीएस करता है सर। एक आईपीएस को तो पूरे जिले का कप्तान कहा जाता है, एक कांस्टेबल से लेकर के एसएचओ और डीएसपी तक सलूट मारते हैं सर। तो आईपीएस की सीधी पोस्टिंग क्या होती है पुलिस में? एडिशनल एसपी पहले बनता है सर। अच्छा। एडिशनल एसपी बनता है, फिर एसपी बनता है, फिर एसएसपी बनता है, फिर ऊपर जाता जाता है सर, कमिश्नर लेवल तक। हाँ पूरा वो सर डीजीपी तक जाता है सर। अच्छा। हाँ, जो आईएएस होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी तक जाता है सर। आपको पता होना चाहिए अजीत डोभाल के बारे में, आप जानते हैं? हाँ सुना है। वो एक आईपीएस ऑफिसर है सर, जो आज पूरे भारत का जिम्मेदारी उनके ऊपर है सर। आपने देखा होगा जब से अजीत डोभाल सिक्योरिटी एडवाइजर बने हैं प्राइम मिनिस्टर के, आतंकवादी हमले खत्म हो गए बिल्कुल, इंडिया में एक भी नहीं है। पाकिस्तान उनके नाम से थर्राता है सर, अजीत डोभाल के नाम से। मेरी तो वीडियोस पे वायरल हुई है सर, कितने वीडियोस वायरल हुए अजीत डोभाल के सर, कितने। एक वीडियो मेरा गया अजीत डोभाल पे 4 मिलियन के करीब, 4.1 मिलियन, समझ रहे हैं सर, 3.7 मिलियन। क्या खास बात थी अजीत डोभाल की? थोड़ा सर, अजीत डोभाल एक आईपीएस ऑफिसर थे सर, इनकी इंटरपर्सनल स्किल बहुत जबरदस्त थी। तो ये जब नेगोशिएशन करते थे ना, तो कोई आतंकवादी संगठन भी इनके सामने झुक जाता था। आपको याद होगा 1999 में हमारा एक एयरप्लेन हाईजैक हुआ था, 814। हाँ अच्छा सर, वो यही थे नेगोशिएटर। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट आतंकवाद बहुत फैला रहे थे सर, इन्होंने नेगोशिएशन करवाया था। मिजोरम के सारे आतंकवादियों ने अपनी बंदूक छोड़ दी, मेन स्ट्रीम में आ गए सर। इतना पावरफुल इंसान। तो ऐसे नेगोशिएटर एक एक नस जानते हैं सर। ये 7 साल पाकिस्तान में स्पाई बन के रहे हैं उनके बीच में सर। पाकिस्तान की एक एक नस जानते हैं वो क्या करता है। उनकी एक पॉलिसी उसे कहते हैं ऑफेंसिव ऑफेंस पॉलिसी। ये कहते हैं कि जब तक आप अपने दुश्मन की दुखती नस पे हाथ नहीं रखते हो ना, तब तक उसको समझ में नहीं आता है कि वो जो कर रहा है वो सही है गलत। और इसलिए आपने देखा होगा जब से अजीत डोभाल आए हैं, अगर पाकिस्तान यहां पे आतंकवादी हमला करता है तो हम उसके ऊपर हमला करते हैं। ये अजीत डोभाल की पॉलिसी सर, ऑफेंसिव ऑफेंस। तो ये अजीत डोभाल की कुछ खास बातें हैं सर, जो उनको यूनिक बनाती है और जबरदस्त इंसान बनाती है सर। रियली एक बंदा अगर आईपीएस ऑफिसर बन रहा है ना, तो अजीत डोभाल से उनको सीखना चाहिए सर। उनके जैसा आईपीएस ऑफिसर बनने का सपना हर एक बंदे को है। ओवरऑल अभी तक कितने स्टूडेंट आपने पढ़ाए होंगे? सर मैं अभी तक पढ़ा चुका हूँ। कितने साल हो गए एक्चुअली पढ़ाते हुए? सर मैं 2008 से मिनिस्ट्री में आया। अच्छा, जो आपकी उम्र क्या है? कोचिंग खोली सर, मेरी उम्र इस समय 44 ईयर्स है। अच्छा, बहुत कुछ कर लिया 44 में।
सो 44 में सर मैंने खुद भी तैयारी की, 2 बार इंटरव्यू पोस्ट किया। 24 साल हो गए मुझे इस फील्ड में सर, 24 इयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे एक्चुअली, और 600 से ज़्यादा लोगों को मैंने गाइड किया है, जिसमें से फेलियर वाले 500 हैं, 100 सेलेक्टेड लोग, और हर एक बंदे को रोकता रहा सर मैं। तब जाके मुझे ये पता चला कि यार क्या फेलियर वाला एटीट्यूड है और क्या टॉपर्स एटीट्यूड है। बच्चा सर पढ़ रहा होता है 12-14 घंटे, अचानक एक दिन मुझे मैसेज आता है, सर मैं इस तैयारी अब नहीं करूंगा। गायब। और कहता है ये मेरा फाइनल डिसीजन है सर, मुझे करना ही नहीं है। मतलब उसने अपने रास्ते बंद कर दिए मोटिवेशन के, सारा पैसा बात सुनने को तैयार नहीं। उसने कहा नहीं, क्योंकि अब उसको ये भरोसा हो गया कि वो नहीं बन सकता। कोचिंग छोड़ के भाग गया। आप करोगे क्या? कॉल करो, मैसेज करो। कुछ बच्चों को लौटा पाया। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि वही बंदा आईएएस ऑफिसर बनेगा सर जिसके पास होता है स्ट्रॉन्ग रीजन, तगड़ा रीजन सर। अगर कोई इंसान ये सोच लेता है कि मुझे अपने पापा का नाम आसमान में लिखना है, आने वाली 6 पीढ़ियां मेरे नाम से जानी जाए, मेरे भाई बहन मेरे ऊपर गुरूर करें, वो इंसान लड़ेगा। अच्छा, जो इंसान ये सोच रहा है ना कि मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊं, पावरफुल बन जाऊं एक दिन, वो भागेगा, क्योंकि वो बहुत छोटी चीज के लिए लड़ रहा है सर। हम लोग लड़ते कब हैं सर? हम लोग लड़ते तब हैं जब बात हमारे परिवार की हो, जब बात हमारे बाप की हो, जब बात हमारे भाई बहनों की हो सर। जब रीजन मिलता है ना तगड़ा, तब आदमी लड़ता है। तो एक आईएएस ऑफिसर जो भी बनना चाहता है सर, उसे अपने लिए कम, अपने परिवार के लिए ज्यादा लड़ना चाहिए सर। तो एक बात इससे ये निकल के आ रही, पहले आपने बताया जिनको बहुत अपोजिशन मिली, सास ससुर से, माँ बाप से, पड़ोसियों से, सब जगह से नेगेटिविज्म उनको मिला कि तुम नहीं बन सकते, बनना नहीं चाहिए, तो वो बने उस शॉर्ट के लिए। एक तरफ अगर जिनको सपोर्ट मिल रहा है, माँ बाप कह रहे तुम बनो, भाई बहन कह रहे तुम बनो, आप भी कह रहे हो तुम बनो, उनका क्या होता है? वो कितने सक्सेसफुल होते हैं सर? वो दिल्ली आते हैं बड़ी उम्मीद से लेकर के, वो सोचते हैं कि, मैं आपको बताता हूँ, जितने भी पेरेंट्स यहाँ सुन रहे हैं दिल्ली जो भेजते हैं, मैं उनको एक बारे में बताता हूँ कि जब आप दिल्ली भेजते हो अपने बच्चे को, तो बच्चा बड़े जोश के साथ आता है, कोचिंग ज्वाइन करता है, फिर वो देखता है, लाइब्रेरी ज्वाइन करता है, तो लाइब्रेरी में भैया मिलते हैं उसको, एक दीदी मिलती है जो पिछले 5 सालों से तैयारी कर रहे हैं। वो देखता है भैया को हिस्ट्री आती है, भैया को ज्योग्राफी आती है, भैया को सारे सब्जेक्ट आते हैं, भैया 3 बार से इंटरव्यू दे रहे, साला इनका नहीं हो रहा है तो मेरा क्या होगा? तो सर जब वो प्रेशर फील करता है, और उसके पास कोई गुरु तो है नहीं, कोचिंग में सिलेबस खत्म होता है और गायब, अब वो बौगल आ जाता है। अब वो किससे पूछे? घर वालों को बता नहीं सकता, घर वालों की उम्मीद टूट जाएगी। तब वो सोचता है अपने प्रेशर को रिलीज करने के लिए, चलो भाई कोई गर्लफ्रेंड बनाते हैं, कोई बॉयफ्रेंड बनाते हैं। अब वो लड़का गलत डायरेक्शन में चला गया। फिर वो सोचता है चलो पीसीएस कर रहे थे तो आईएएस सपना खत्म, अब वो पीसीएस में जाता है। फिर वो सोचता है चलो दूसरा एग्जाम निकालते हैं, एसएससी थोड़ा और छोटा सोचता है कि पहले एसएससी का एग्जाम निकाल लेते हैं, फिर हम देखेंगे आईएएस। एसएससी का एग्जाम जाता है, वहां अलग कंपटीशन है। आया था आईएएस की तैयारी करने, वो आईएएस भी भर रहा है, पीसीएस भी भर रहा है, एसएससी भी भर रहा है, उसकी सारी एनर्जी 3 जगह चैनलाइज हो गई। वो बैकअप लेके चल रहा है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये। अब वो ना एसएससी बनता है, ना वो आईएएस बनता है, ना वो पीसीएस बनता है। कई साल तक वो अपनी ऐसी तैसी करवाता है, और फिर घर वाले कहते हैं मैंने तेरे को सारी सुविधाएं दी, तेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? और फिर घर वाले प्रेशर डालना शुरू करते हैं। लड़का अंदर से एक ही जगह होती सर, एक ही चीज, वो लड़का हार मान चुका है, वो लड़ना चाहता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर उसको एक गुरु मिल जाए सर जो उसके कॉन्फिडेंस को गिरने ना दे, तो लड़का हार नहीं मानता। अगर वो बच्चा मेरे पास आता है जो उससे पूछता है सर वो भैया 3 बार से इंटरव्यू दे रहे, तो मैं उसको रीजन बताता हूं, और उसको बताता हूं अगले 3 महीने में इसी भैया से कंपटीशन कर रही हो तुम, तब तुझे समझ में आएगा। तो जब वो जीतता है ना सर, हर जगह पे उन भैया से बेटर अपने आप को फील करता है, और उसको एग्जांपल्स में दिखाता हूं जो लोग सेलेक्ट हुए, तब वो धीरे धीरे पॉजिटिव तो होता है। भैया आपके पास क्यों नहीं आता जो 3 बार? भैया 30 मार्क का है। अच्छा, वो समझता है मुझे। आप एक बात बताइए, जो 3 बार से इंटरव्यू देगा उसको कोचिंग वाला क्या पढ़ा देगा? तो एक स्टूडेंट को अजय जी कब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए आईएएस की? व्हाट इज द राइट टाइम? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर। मैं एक क्वेश्चन अगर पूछूं सभी लोगों से कि एक क्रिकेटर को जो बड़ा होकर बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना चाहता है, उसे क्रिकेट खेलना कब से शुरू करना चाहिए? वो तो बल्ला लेके पैदा होना चाहिए उसको। अच्छा, एक गायक बनना चाहता है बहुत बड़ा, उसे गाना गाना कब से शुरू करना चाहिए? जब से बोलना सीखे।
अच्छा, एक एक बंदा जो स्विमर बनना चाहता है, वो स्विमिंग कब से शुरू करनी चाहिए सर? जब हाथ पाँव चलाना शुरू करता है। लेकिन जब आईएएस की तैयारी की बात आती है तो लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं ताकि कि सर मैं ग्रेजुएशन के बाद तैयारी शुरू करूं। सर जिसके घर में कोई आईएएस ऑफिसर होता है ना, वो अपने बच्चे को शुरू से न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता है। लेकिन जिसके घर में कोई आईएएस ऑफिसर नहीं है, वो अपने बच्चे को बोलता है अभी ग्रेजुएशन के बाद तैयारी शुरू करिए। कंपटीशन किसके साथ है उसका? जो लोग 5 सालों से तैयारी कर रहे हैं, 3 बार से इंटरव्यू दे रहे हैं, सिलेक्शन लेने के बाद अपनी रैंक बढ़ाना चाहते हैं। सर जो आईपीएस ऑफिसर होता है वो आईएएस बनना चाहता है, पास हो गया है, रैंक ले चुका है, वो कहता है मुझे आईएएस बनना है, फिर से एग्जाम देता है। तो एक बार और देता है रैंक बढ़ाने के लिए। अब जो आईपीएस ऑफिसर है वो एक फ्रेशर से लड़ रहा है और फ्रेशर कह रहा है मैं ग्रेजुएशन के बाद तैयारी शुरू करूंगा। ये आईपीएस ऑफिसर इसको चीर डालेगा सर। इसलिए कहता हूं जितना जल्दी हो सके तैयारी शुरू करो। सर एक बात बताइए, आईएएस बनना सपना होता है हर एक बंदे का, जरूरी होता है आईएएस बनना, वो लगना चाहिए। अगर आप बिना खाना खाए एक दिन नहीं रह सकते, बिना पानी पिए एक दिन नहीं रह सकते, बिना सांस लिए एक दिन नहीं रह सकते, बिना गोल के जीते कैसे हो? अगर आपका गोल ऐसा हो जाए जैसे पानी, जैसे सांसें, सर वो आदमी जीतेगा। आईएएस की तैयारी रूटीन बना लेना चाहिए। जैसे सोना डेली होता है, ऐसे ही आईएएस की तैयारी भी डेली अगर हो गई, रूटीन हो जाए सर, इसका मोटिवेशन से कोई मतलब नहीं। रूटीन हो जाए, जो भी चीज रूटीन हो जाती है वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा हो जाता है, वो आपकी हैबिट हो जाती है। तो लोग क्या कहते हैं मोटिवेट, हर दिन को मोटिवेशन चाहिए। ये मोटिवेशन की बात नहीं है सर, ये रूटीन है, डिसिप्लिन है सर। जिस दिन डिसिप्लिन आ गया लड़का सेलेक्ट होगा। तो लोगों को तैयारी करनी चाहिए जितना जल्दी हो सके। अगर 11th में तैयारी शुरू करा कर दो। गोविंद जायसवाल एक रिक्शे वाले का बेटा था सर। 6वीं क्लास में वो जाता है अपने दोस्त के घर। उसका बाप निकलता है दोस्त का, पूछता है गोविंद तुम्हारे पापा क्या करते हैं? गोविंद कहता है मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं। गोविंद के दोस्त के जो बाप थे उन्होंने गोविंद जायसवाल को मां बहन की गाली दी और हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया। और वो लड़का छोटा सा बच्चा 6वीं क्लास का रोते हुए पहुंचता है अपने घर, अपने चाचा के पास और पूछता है कि चाचा मेरे दोस्त के घर से मुझे क्यों निकाल दिया गया? उसका चाचा बोलता है बेटा का बाप रिक्शे वाला होता है, उसको अपने बच्चे के साथ कोई खेलने नहीं देता। तो पूछता आखिर क्या करूं फिर? बोलता आईएएस बन। और उस दिन सर 6वीं क्लास में गोविंद जायसवाल ने प्रण लिया कि वो आईएएस ऑफिसर बनेगा, 6वीं क्लास में। और उस दिन से हर दिन वो इसके बारे में सोचा। सर दिल्ली आता है, एक टाइम टिफिन खाता है, पैसे नहीं होते, आते चिपक जाती हैं, 6 दिन खाने नहीं मिलते सर। लेकिन वो लड़का पीछे नहीं हटता। फूफा चाचा ताऊ कहते हैं ऑटो खरीद देता हूं, ऑटो चला। वो लड़का मना कर देता है, कहता है ना, आज मुझे मेरे घर से, एक मेरे दोस्त के घर से निकाला गया था, लेकिन मेरे बच्चे को उसके दोस्त के घर से नहीं निकालने दूंगा मैं। और वो लड़का सर फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस बना सर। ये होता है जुनून। और सर जिस दिन आईएएस ऑफिसर बना ना, एमपी एमएलए उसके घर पे माला लेकर उसके पापा को माला पहनाने जो रिक्शा चलाते थे। उनके बाप को यही नहीं समझ में आ रहा साला क्या बवाल कर दिया ये। जो कांस्टेबल उनको रिक्शा चालक समझ के मारा था वो हाथ जोड़ के खड़ा था सर कि मुझे माफ कर दो। जो फूफा चाचा ताऊ ये कह रहे थे ना कि ऑटो चला ले, वो फोन करके गोविंद जायसवाल इससे ये कहते हैं गोविंद जायसवाल से कि भाई तेरे घर पे बहुत सारी भीड़ है, जाने का रास्ता दिलवा दे। ये होता है सर आईएएस की पावर। इसलिए सर हर एक बिजनेसमैन को मैं कहता हूं अपने ये मैं पूछने वाला था कि भाई ये गरीबों के बच्चे आईएएस बनते हैं, बिहार से बहुत आते हैं आईएएस, और ज्यादातर वो लोग जो बहुत स्ट्रगल किए लाइफ में वो बनते हैं। बिजनेसमैन के बच्चे क्यों नहीं बनते आईएएस जब इतना पावर है? और फिर क्या है कि बिजनेसमैन का बच्चा अगर बन जाए तो सैया भाई कोतवाल तो डर काहेगा ना, उन पर कोई इनकम टैक्स वाला पूछेगा, ना आईपीएस पूछेगा, ना कोई नेता पूछेगा। इस तरह का डर ही नहीं हो। बिजनेसमैन को तो चारों तरफ से डर, हर आदमी तो उनको निचोड़े रहता है। बिजनेसमैन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं सर। उनका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, बच्चे को सुबह से ट्रेनिंग, शुरू से ट्रेनिंग देते हैं, फिर सोचते हैं कि हमारी लेगेसी को संभाले।
अगर अपने एक बच्चे को सिर्फ यूपीएससी की तरफ घुमा दे, 3-4 साल नहीं होगा सिलेक्शन तो बिजनेस करने लगेगा। अगर वो आईएएस ऑफिसर बना ना सर, विश्वास कीजिए उसके बैच में सब लोग हैं, आईपीएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर। एक बार फोन कर दे वो इनकम टैक्स कमिश्नर को, छापा नहीं पड़ेगा कभी। जीएसटी कमिश्नर को फोन कर दे, कभी छापा नहीं पड़ेगा। आईपीएस को फोन कर दे, पुलिस वाला कभी आएगा ही नहीं। आप विश्वास करो, सिर्फ बिजनेसमैन इतना कह दे, सिर्फ इतना कि मेरा बेटा आईएएस ऑफिसर है, उसकी इज्जत 8 गुना बढ़ जाएगी, 10 गुना सर। कोई टच ही नहीं करता है। आपके पास जीएसटी कमिश्नर जाते हैं, आपको धमकाते हैं, आपका बेटा आईएएस ऑफिसर, नहीं धमकाएंगे सर, इज्जत से वापस लौट आएंगे। वो उनका बाप पहले से उधर है। वो फोन करके बोल देता है अपने बैच वालों, अरे यार वो गया था यार, वो हिमांशु पापा के पास गया था यार, उसको बोल, जाएंगे अंकल बोल के जाएगा वो। इसलिए हर एक बिजनेसमैन को मैं कहता हूं एक आईएएस ऑफिसर आपको चुनना चाहिए। एक बच्चा मुझे दो, आईएएस बना के मैं आपको लौटा दूंगा। वाह क्या बात है, वेरी नाइस। ये जो आपने बताया 1-1.5 करोड़ की जॉब छोड़ के भी कोई आया आईएएस बनने, क्या मिसिंग होता है उनकी लाइफ में कि 1.5 करोड़ की नौकरी विदेशों में बड़े बड़े मल्टीनेशनल के सीईओ बन जाते हैं, लेकिन वो आईएएस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं? क्या इस ओहदे की वजह से? पावर? 3-4 चीजें हैं सर। जैसे एक लाइफ होती है मोनोटोनी, जब आप कहीं पर जाते हैं, कि जॉब होता है, बहुत चैलेंजिंग सिनेरियो नहीं होती, आप एक जॉब कर रहे हो तो 1.5 करोड़ मिल रहा है, जीवन सुखी चल रहा है, वो सोचता है क्या मैं इसके लिए पैदा हुआ था? सर पैसे की वैल्यू तब तक होती है जब तक पैसा आपके पास हो ना। जैसे आपके पास पैसा आ गया तब आपको चाहिए रेस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, पावर। जब आप मर्सिडीज लेके जा रहे होते हैं, एक ट्रैफिक पुलिस वाला रुकवाता है, तो लाइसेंस दिखा, एक मारुति 800 लेके जा रहा हो, बस इस ट्रैफिक पुलिस को इतना पता हो कि आईपीएस ऑफिसर है ये, या इसका बेटा आईपीएस ऑफिसर है, उसकी गाड़ी को देखेगा नहीं सर। एक गांव में जो आईएएस ऑफिसर बनता है ना, उसको पूरा जिला जान रहा होता है, उसके थाने वाले टच भी नहीं करते उसके परिवार को सर। ये रिकॉग्निशन है, ये पावर है। तो सर वो बंदा जो सीईओ बन गया है, उसकी गाड़ी को वो मस्तांग लेके जा रहा है, उसकी गाड़ी को ट्रैफिक वाला रुका लेता है वहां पे, क्या कहते हैं, बेंगलोर में आप देखोगे। लेकिन एक आईपीएस की गाड़ी को रुकवा देना, अगले दिन शायद सस्पेंड हो जाए। समझ रहे सर? तो ये मैं आपको बता रहा हूं पावर। तो जब आप फील करते हो यार पूरा जिला आपको दे दिया गया, 50 लाख लोग आप उनके रखवाले, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम है, हर दिन आप सीएम से बात करते हो, चीफ मिनिस्टर डायरेक्ट आपसे बात करता है, प्राइम मिनिस्टर आपके साथ फोटो खिंचवाता है सर। जिस दिन आप आईएएस टॉपर बनते हो और आपका जब ट्रेनिंग खत्म होती है, प्राइम मिनिस्टर सारे आईएएस ऑफिसर फोटो खिंचवाता है और वो भारत के हर एक न्यूज़पेपर पे आती है। एक बाप के जिंदगी में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? जिस दिन पूरी सोसाइटी के लोग उस इंसान को उसके बेटे के नाम से जानते हैं सर। जिस दिन आईएएस ऑफिसर बनता है ना वो लड़का, वो जिधर से भी उसका पापा निकलता है, हर एक इंसान सिर्फ एक ही बात कहता है, ये देख, ये वो इंसान जा रहा है जिसका बेटा इस साल का आईएएस टॉपर बना है सर। और ये होता है उस बाप का गुरूर, सीना चौड़ा हो जाता है उसका सर। और इसलिए मैं कहता हूं आईएएस साधारण नहीं है सर, लगता साधारण है। पूरे इंडिया को आईएएस ऑफिसर चला रहे हैं, लगता है पॉलिटिशियन चला रहे हैं। पॉलिटिशियन बिना आईएएस की एडवाइस के पत्ता नहीं हिलता सर। एक चीफ मिनिस्टर के चारों तरफ आईएएस ऑफिसर होता है, एक प्राइम मिनिस्टर के चारों तरफ आईएएस ऑफिसर होता है। उसका एडवाइजर कौन? आईएएस ऑफिसर। ब्रजेश मिश्रा का नाम आपने सुना ही हो। उसका जो सिक्योरिटी ऑफिसर कौन है? सिक्योरिटी जो सुरक्षा सलाहकार, आईपीएस ऑफिसर। सीएबी डायरेक्टर कौन है? आईपीएस ऑफिसर। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है? आईएएस ऑफिसर। कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर वहां से लेके नीचे तक पूरा कब्जा कर रखा है सर उन्होंने इंडिया पे। जो आईएएस ऑफिसर कैबिनेट सेक्रेटरी है, बाकी सारे आईएएस ऑफिसर उसके छोटे भाई हैं, अपने छोटे भाइयों के ऊपर हमला नहीं करता। समझ रहे सर? इसलिए एक आईएएस ऑफिसर घर में होना चाहिए सर। आपके बच्चे कितने हैं? सर भी मेरा एक बेटा है। कितना बड़ा? अभी वो 1 साल का है सर। बना रहे हो आईएएस? नहीं सर, मैं आईएएस नहीं बनाऊंगा उसको। उसका रीजन ये है कि वो जो बनना चाहेगा, पेरेंटिंग सर ये होती है कि वो जो बनना चाहे, हाँ मैं कुछ ऐसा कर दूंगा
कि उसको आईएएस बनने का ही मन करेगा, लेकिन मैं उसको थोपूंगा नहीं। हाँ नहीं, थोपना नहीं है, लेकिन एक बड़ी इंस्पिरेशन आती है कि अगर बाप बल्ला लेके रोज पार्क में उसके साथ बैठे और क्रिकेट खेले तो क्रिकेटर बनेगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ दिमाग लगाते हैं ना। हाँ, देखिए सिद्धांत वाली बात तो यही है कि बच्चा जो करना चाहे वो करे, लेकिन अगर पेरेंट्स थोड़ा स्मार्ट हो तो बच्चा वही करेगा जो वो चाहेंगे। डॉक्टर के बेटे बनते हैं ना यार, हर घर में डॉक्टर का बेटा डॉक्टर है बने। तो मैं अगर वो ये कह देगा नहीं बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन है, बिल्कुल। पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन है, क्योंकि नाश्ते की टेबल पे पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही, डिनर टेबल पे पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही, बिजनेस डिस्कस हो रहा है डिनर टेबल पे। हमारे यहाँ आईएएस डिस्कस नहीं होता, हमारे यहाँ पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं होती, हमारे यहाँ मेडिकल डिस्कस नहीं होता, हमारे बिजनेस डिस्कस होता है सुबह से रात तक। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैं अपने बेटे से सिर्फ एक ही बात बोलूंगा सर, हाँ, तो जिंदगी में जो करना है वो कर ले। तो अगर कुछ ना कर सका ना तो आईएएस ऑफिसर जरूर बनेगा। ये मेरा ये नहीं promise है। बोलिएगा, ये मत बोलना। अच्छा ये नहीं बोलना एक ही बात बोलना क्या कि तुम्हें आईएएस बनना है। सर? इसलिए मैं कह रहा हूं ना सर कि आज जो पेरेंटिंग का सिस्टम है, बच्चे को स्वतंत्रता देनी चाहिए। भाई वो अपना सिस्टम उसका क्या है, हो सकता है उसको डॉक्टरी पसंद हो सकता है उसके दोस्त सारे डॉक्टर बन रहे हैं, उसको मन करे, हो देखो सकता है। फर्क है थोड़ा यार, थोपना मत। वही मैं कह रहा हूं, थोपूंगा लेकिन नहीं। थोपो नहीं, लेकिन इंस्पिरेशन हमेशा आईएएस की। घर में बोर्ड, विजन बोर्ड, डिस्प्ले, एनवायरनमेंट, वो सारी आईएएस वाली क्रिएट तो वो तो रहेगा ही सर, जानते क्योंकि हैं। जहां आपने ना ये बार बार कहना शुरू कर दिया तुम्हें जो दिलो करना, फिर वो कहीं या तो गिटार बजाना सीख लेगा या कहीं चाय का ठेला खोल लेगा, सीख लेगा। तो उसको माहौल ही हो, जैसे हमें आपको पता है कि हमारा गोल तजुर्बा में है कि 500 आईपीओ लाने हैं। अब मैंने एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, सुबह शाम यही ट्रेनिंग, यही बात, वीडियो में यही बात, गूगल पे यही बात, पीआर में मेरे यही बात कि 500 आईपीओ लाने हैं, मुझे अवार्ड लेना है, पद्मा अवार्ड लेना है, पद्मा अवार्ड लेना है, 1 करोड़ लोगों को ओकेआर सिखाना है, स्किल करना है, 5 लाख करोड़ की कंपनी बनानी। मैंने लगा रखा है, बेडरूम में लगा रखा है, उधर लगा रखा है। तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में डाउनलोड हो चुका है, रूटीन बन चुका है मेरे लिए, हैबिट बन चुकी है, थॉट, शब्द, एक्शन सब अलाइन हो चुके हैं उसके साथ। तब काम क्यों नहीं होगा भैया? अब उसके लिए मुझे 12 घंटा काम करना हो, चाहे 14 घंटा काम करना हो, मैं करता हूँ। तो आप एज ए पेरेंट, मेरी सलाह ये है, बाकी तो आपका बच्चा है, लेकिन अपनी तरफ से फिर उसको कोई ऐसा माहौल मिल जाए, कोई ऐसा मन कर जाए मुझे एक्टर बनना है या मुझे डॉक्टर बनना है, तो फिर नहीं रोकना है। लेकिन आपका पूरा उसको इंस्पिरेशन, माहौल, एनवायरनमेंट वही क्रिएट करना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप में बहुत कन्विक्शन है। तो आपका बेटा आईएएस नहीं बना तो आपको दुख होना, मुझे होगा। सर उससे पहले मैंने एक सोचा है, उससे पहले हमारे परिवार में एक तो आईएएस ऑफिसर मैं बना दूंगा, जैसे मेरा भतीजा हो गया, तो वो क्या होगा ना, उसका जो बड़ा भाई आईएएस ऑफिसर रहेगा ना, तो उसको अपने आप इंस्पिरेशन मिलेगी। वो भी कर लो, दैट इज ऑल्सो स्ट्रेटजी है, एवरीथिंग इज ए स्ट्रेटजी। देखिए आपका क्या गोल है अब अपने बिजनेस में, क्या गोल है आपका? मेरा गोल है सर कि मैं कम से कम 100 आईएएस ऑफिसर, मतलब विजन मेरा यही है कि 1 साल में मैं 100 आईएएस ऑफिसर अपने, हर साल 100 ऑफिसर। हाँ तो उसके लिए आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई होगी? बिल्कुल सर जी, मैं बना रहा हूँ। सारा माहौल क्रिएट किया होगा, एनवायरनमेंट क्रिएट किया होगा, उस तरफ मेहनत कर रहे होगे। बिल्कुल वही मैं बात कर रहा हूँ कि अगर बेटे को आईएएस बनाना है तो एनवायरनमेंट स्ट्रेटजी पूरी बनाइए, बाकी उसकी मर्जी जो करेगा। लेकिन ये बीज नहीं डालना है कि ये कुछ भी कर लेना। ठीक है सर। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अपने बच्चे को मैं थोपू ना, थोपो भी नहीं, बस माहौल प्रेशर भी नहीं हो, लेकिन एक नेचुरल एनवायरनमेंट ऐसा हो, जैसे खेत में अच्छी फसल के लिए अच्छी खाद, अच्छा पानी सब डालना पड़ता है, वो डालते रहो। एक सबसे बड़ी बात क्या है ना सर कि उनका जो माँ है, जो मेरे बेटे की माँ, वो भी इसी में है, वो भी मैनेजमेंट पूरा देख रही है इंस्टीट्यूट का। अच्छा, आपकी वाइफ का क्या नाम है? पूजा भारद्वाज। पूजा भारद्वाज। तो वो आपके बिजनेस में क्या हेल्प करती है? सर वो एक्चुअली मैं स्ट्रेटजिक सारी बताता हूँ, मैनेजमेंट उनके हाथ में होता है। अच्छा। वो 2 घंटे 3 घंटे के लिए जाती हैं, सारा एनएलपी ट्रेनर भी हैं वो। अच्छा। तो वो काम कर रही हैं इसी फील्ड में, तो उनका बच्चा भी इसी माहौल में है, वो ऑलरेडी आज भी जाता है, वो मिलता है सारे एम्प्लॉय के साथ, खेलता कितने है। साल हो गए आपकी शादी को? सर मेरी शादी को मैं 2021 में हमने शादी की थी। अच्छा, अभी 5 साल ही हुए? बस 3 ही साल हुए सर। 3 ही साल हुए, लेट मैरिज करी काफी। ना सर, वो एक्चुअली मुझे शादी करनी नहीं थी। अच्छा। क्योंकि मैं सोच रहा था कि मेरे टाइप की लड़की कोई बनी ही नहीं है। हाँ। तो जब पूजा मैडम मुझसे मिली है तो मैंने कुछ अपनी क्वालिटी लिख के रखी थी, एक अफर्मेशन नहीं होता। हाँ। मैंने एक दिन ऐसे कहीं देखा तो मैंने 9 क्वालिटीज अपनी वाइफ की लिख दी डायरी में, और वो क्वालिटी ऐसी थी कि मुझे लगा था कि इस धरती की किसी लड़की में होंगी नहीं। हाँ। मैं चाहता था कि कोई ऐसी लड़की जो कल्चर्ड भी हो, मॉडर्न भी हो,
कोई ऐसी लड़की हो जो खूंखार हो लेकिन मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करे। तो मैंने देखा कि ये लड़की एकदम ऐसी थी। अच्छा। तो ये मेरे साथ कम से कम 5 से 6 साल मैंने ऑब्जर्व किया इनको, कई साल तक, मतलब 2014 से लेकर के 2020 तक 6 साल मैंने ऑब्जर्व किया इनको। फिर 2021 में इनसे बोला कि शादी करोगी मेरे से, क्योंकि परिवार में दबाव डाल रहे थे। तो मैंने, यार लड़की मिल गई, 9 की 9 क्वालिटी सर, 100% मैच, मुश्किल है बड़ा। सब मैच कर गया। और इतनी खूंखार है ना सर, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में लीडर थी बिल्कुल अपना, अच्छा। ताबड़तोड़ वाली, बढ़िया इंग्लिश, रिफाइंड इंग्लिश है, बढ़िया स्पीकर है, लीडर है। और सबसे बड़ी बात है, रेस्पेक्ट मेरी पूरी करती है। एकमात्र इंसान मैं ही हूं पूरी दुनिया में जिसके खिलाफ वो एक भी वर्ड नहीं सुनेगी, आग लगा देगी। अच्छा। मतलब इस लेवल का है। और सपोर्ट भी है पूरा। सपोर्ट ऐसा है कि शी वॉज द ओनली गर्ल। जब 2020 में मेरा पूरा बर्बाद हो गया तो मैंने, वो मेरे अंडर में काम करती थी एक्चुअली, तो मैंने बोला कि भाई अब तुम जाओ, सब तो चले गए, एवरीवन वेंट, मैं अकेला हूं, मेरा बिजनेस खत्म। उस लड़की ने की बात बोली, सर लोगों को बताओ मैं जानती हूं आप कौन, आप वोट डालोगे सर। तो आई वॉज थिंकिंग कि शी वॉज द ओनली गर्ल जो मेरे ऊपर उस समय भरोसा कर रही थी जब गिर गया था पूरा, जब मुझे अपने ऊपर ही भरोसा नहीं हो रहा। तो मैं सोचा अगर ऐसा बंदा कोई साथ में रहे तो काहे को यार हारना। और आज भी अगर मैं बोल दूं कि ये मैं कर दूंगा, बोले हाँ आप कर दो, और आप विश्वास कीजिए जैसे ही मैं उसके साथ जुड़ता हूं, जब मेरे को सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो मैं बोलता हूं पूजा यार आ जाओ मेरे साथ, और मिलके फोड़ते हैं। तो जैसे वो खुदा गवाह में अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी मिलकर लड़ते थे सर, एकदम वही सीन होता है। आप विश्वास करो सर, सब कुछ बदल जाता है। जैसे क्राइसिस आती मैं उसके साथ लगता हूं ना, ऐसा लगता है जैसे स्वयं लक्ष्मी उतर गई हो। ये उसका कुंडली में भी लोगों ने ये बात बोली कि लक्ष्मी का अवतार है एकदम, मतलब ऐसा बोला जाता है कि जहां भी जाएगी ना। और मैं देखता हूं कि यार 2020 तक तो मैं स्ट्रगल करता रहा, ऐसा क्या हुआ कि शादी करने का बस डेट तय हुई है सर, मैंने जो टारगेट सेट किए सब हिट कर दी। तो ये मुझे लगता है यार वो लकी भी है मेरे लिए। ठीक है सर, ये अच्छी लड़की है। क्या 3 बातें आप सजेस्ट करना चाहेंगे आईएएस बनने के लिए स्टूडेंट को? सर सबसे पहले एक स्टूडेंट को बहरा हो जाना चाहिए। जब भी आप गोल डिसाइड करो आईएएस बनने के लिए, सबसे पहले सोसाइटी के जितनी भी बातें हो रही हो बहरे हो जाओ, सुनना बंद कर दो। क्योंकि 99% लोग जो आपके चारों तरफ होंगे वो निगेटिव बोलने वाले हैं। उनको लगता है आईएएस बनना असंभव है। अगर उनकी बातें आप बार बार सुनते हो, एक दिन आपके अंदर निगेटिविटी आएगी। दूसरा, आप ऐसे इंसान के साथ अपना ग्रुप बनाओ जिसके अंदर आपके जैसी आग हो। और तीसरा, आप लड़ाई अपने पापा मम्मी के लिए करो। पापा मम्मी का सपना जब तक आपकी आंखों के सामने रहेगा आप हार नहीं मानोगे। और एक पॉइंट एक्स्ट्रा मैं ऐड करूंगा, कोचिंग मत ढूंढो यार, गुरु ढूंढो। कोचिंग सिलेबस खत्म करा के आपको छोड़ देगी। गुरु ढूंढो, एक ऐसा गुरु जो द्रोणाचार्य जैसा अर्जुन के साथ तब तक रहे जब तक अर्जुन धनुर्धर बन न जाए। चाणक्य जैसा गुरु जो चंद्रगुप्त को जब तक राजा न बना दे तब तक उसका साथ न छोड़े। गुरु ढूंढते नहीं सर। जितने भी लोग बिना कोचिंग के सेलेक्ट हुए हैं सबके पास गुरु थे, कोचिंग गए ही नहीं, वो बस गुरु के अंडर में आए और सेलेक्ट हुए सर। तो आपने बिजनेस कोच क्यों ढूंढा सर मेरे पास क्यों आया? सर मैं यही कह रहा हूं कि मुझे भी तो गुरु चाहिए। आप एक बात बताइए, मैं 44 साल का हूं, जिसके पास जाता हूं सब मेरे छोटी एज के लोग। मुझे गुरु नहीं मिलेगा तो मैं जीवन में ग्रोथ कैसे करूंगा? मैं बिजनेसमैन तो हूं ना, मेरे खानदान में एक गलती मैंने आईएएस की तैयारी में की थी, मेरा कोई गुरु नहीं था। मैं बिजनेस में दूसरी गलती नहीं करना चाहता था। और मुझे पूरे पता है कि अगर आप मेरी निगरानी करते रहे, आप कहो कि यार मेरे ऊपर हो गया, आपने भी, मेरी रिपोर्ट आई है क्लिफ्टन की, वो आप देख ही रहे, अगर आपने मुझे सजेस्ट किया,
मुझे अच्छी तरीके से पता है कि जो इंसान इतने साल का एक्सपीरियंस है, 40 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस, वो एक झटके में पहचान जितनी जाएगा। तुम्हारी उम्र है उतना एक्सपीरियंस। यस सर। तो अब ऐसे इंसान के साथ जुड़ूंगा इसलिए ताकि मैं ग्रो कर सकूं सर। गुरु की जरूरत मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे गुरु की जरूरत है सर। सचिन तेंदुलकर के पास गुरु है, जितने भी लोग होंगे सर जो भी टॉप पे गए सबके पास गुरु थे। लेकिन आईएएस की तैयारी में जब कोई आता है तो अपने यहाँ 30 मार्क मारने लगता है, कहता है मैं फोड़ दूंगा, अकेले तैयारी करूंगा। गुरु ढूंढ लो, गलती हो जाती है। और एक गलती हुई 1 साल गया सर, दूसरी गलती हुई 2 साल गया, तीसरी गलती हुई 3 साल गया। गलती मत करो, गुरु ढूंढो। अरे मुझे मत ढूंढो, किसी को भी ढूंढो यार, लेकिन अपने परिवार के सपने के लिए लड़ो। और परिवार को क्या कैसी सपोर्ट करनी चाहिए जो आईएएस के लिए जा रहा बच्चा? परिवार को पहली बात तो गाइडेंस देना बंद करना चाहिए। ये जो मम्मी पापा होते हैं ना, ये खुद तो आईएएस की तैयारी किए नहीं। भाई तुम काय को गाइड करोगे उसको, बच्चे को? तू एक काम कर, तू पीसीएस दे। ए बेटा तू एक काम कर, एसएससी दे। तुम काय को गाइड करोगे? उसका गुरु है ना, जिस कोचिंग में हो गया वहां पे गुरु होंगे। आपको बोलना चाहिए कि आप अपने गुरु से पूछो। आपका दोस्त आपको गाइड करता है और आप जाकर के अपने बच्चे को गाइड करते हो। अब बच्चा अपने पेरेंट्स की बड़ी इज्जत करता है, पेरेंट्स पे बहुत भरोसा करता है तो बात मान लेता है। लेकिन आपको अगर इस यूपीएससी के फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं हर एक पेरेंट्स को यही राय दूंगा, गाइड मत करो अपने बच्चे को। अपने बच्चे के माता पिता बनो, सपोर्ट करो, उसको कॉन्फिडेंस दो कि तू कर सकता है, लेकिन उसका गुरु मत बन जाए। यही मैं कहूं, गुरु उसका आईएएस का अलग है, उसको गुरु को सौंपो, वही बना सकता है। चंद्रगुप्त आप मत बनो यार, आप आईएएस तैयारी नहीं की हो, जिस फील्ड के बारे में आपको एक्सपीरियंस नहीं है, काहे को आप उसको गाइड कर रहे हो? तो दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं तो कहूँगा अब तक जितने पॉडकास्ट आपने देखे होंगे हमारे चैनल पे या कहीं भी देखे होंगे, ये पॉडकास्ट एक बार नहीं कम से कम 10 बार देखोगे तो आपको समझ में आएगा जिंदगी में गोल कैसे बनाएं, कामयाबी कैसे हासिल करें, एक अच्छा मेंटर कैसे ढूंढें। और अगर अपने बच्चों को आईएएस बनाना है, या जो छोटे बच्चे, मेरे चैनल पे बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, टीनेजर्स भी हैं, बहुत सारे छोटी छोटी नौकरियां करने वाले लोग हैं, मेरे से पूछते रहते हैं सर अपना बिजनेस कैसे करें, हम कैसे ज़िंदगी में बड़े बने। आईएएस बनो। इनका डिस्क्रिप्शन में एड्रेस है, ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर है, वेबसाइट है, इनसे कांटेक्ट करो और राह ढूंढो कि आप देश के उन पावरफुल लोगों में से एक कैसे बनो जो देश चला दें। थैंक यू।